एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ पढ़ा समझ में आता, देखो कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना। अब ऐसा नहीं है कि हम पढ़ लिए बस छोड़ दिए, नहीं, आपको रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने हैं, सारी चीजों को। नोट्स तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नोट्स प्रॉपर बनाते चलो, क्योंकि तुम नोट्स जब बनाओगे तो तुम्हें जब एग्जाम होगा तो रिविजन करने के लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि जब हमारे पास नोट्स नहीं होता तो हमारे पास बहुत सारी समस्या होती है कि हम कैसे लिखें, क्या करें। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जब भी वीडियो देखो कॉपी पेन लेके बैठो, नोट्स बनाते चलो, रिवीजन करते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, ताकि तुम अच्छे से अच्छे केमिस्ट्री में नंबर ला सके। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक चैप्टर होगा वो कौन सा होगा? फोर्थ चैप्टर होगा, डी तथा एफ ब्लॉक। कौन सा होगा? डी तथा एफ ब्लॉक। ठीक, डी तथा एफ ब्लॉक की बात हो रही है। अब ये डी तथा एफ ब्लॉक क्या होता है? कोई बता सकता है डी तथा एफ ब्लॉक क्या होता है? ये सारी चीजें तुम लोग पढ़े हो कि इसके क्या होते हैं, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। यहाँ पे लिख लेना के तत्व, मतलब डी और एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके बारे में हमें पढ़ना है, यहाँ पे डिस्कस करना है। अब ये टॉपिक देखो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी चीजें ये होती है कि यहाँ पे तुम्हें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे नहीं, तुम्हें चीजों को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत जरूरी। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नहीं आ रहा है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के क्वेश्चन जो बनेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बनेंगे। और अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो फिर काफी चीजें छूट जाएगी, कर नहीं पाओगे अच्छा, लेकिन कोशिश किया जाएगा। ठीक, आप क्लास में समझो, नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन आप 11th में तो जरूर पढ़े हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 9 से ही पढ़ते आ रहे हो, बोर का नियम पढ़े हो। ठीक, फिर उसके बाद आप बाउ प्रिंसिपल, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा वो आप बाउ प्रिंसिपल होगा, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं भी है तो हम यहाँ पे सिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, लेकिन बेसिक तो आपको जाननी पड़ेगी ना, तो बेसिक आप जानते रहिएगा। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व हमें ये पढ़ने हैं। ठीक, अब यहाँ के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? तो जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो 6 to 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये याद रखिए, कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 6 to 8। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जान गए, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करने आ रहा है, तो आप समझिए कि इस चैप्टर के आप 90% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ चीजें एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन जो होता है वो एग्जामिनर का फेवरेट होता है। ठीक, एक्सेप्शन आप याद रखिएगा कि कौन सा एक्सेप्शन है, कौन सा नहीं है। अब हमारे पास चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं, डी तथा एफ ब्लॉक। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले हम लोग डी ब्लॉक को कवर करेंगे, फिर एफ ब्लॉक को कवर करेंगे। अच्छा, डी ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे? अगर आपसे कोई पूछे कि डी ब्लॉक के तत्व, ठीक, आप क्या कहोगे कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे? कैसे डिफिनीशन दे पाओगे? हाँ, सुना होगा, जाना होगा, बच्चों को आ भी रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी आता है आप अपनी भाषा में उसको समझाने की कोशिश करिए। कोई भी आपसे पूछे, यहाँ पे परेशान नहीं रहिएगा। डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? वे सभी तत्व, वे सभी तत्व जिनके इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर जाए? अंतिम, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर जाए? डी कक्षक में। ठीक है, डी ऑर्बिटल में अगर वो पहुंच जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो आप अपना डिफिनीशन कैसे लिखोगे? वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है। बात तो सही है, यही लिखोगे। तो इसका डिफिनीशन लिखिएगा, डी या फिर वे सभी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बोलो हाँ या नहीं, ये तो बात सही है, ये सब बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको पता होगा। क्या कहलाएंगे? डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें अगर आपसे मैं पूछूं कि हार्वर्ड सारणी में जो पीरियोडिक टेबल है वहां पे डी ब्लॉक कहाँ पर है, उसका नंबर कहाँ है, कहाँ से वो कहाँ पर शुरू हो रहा है,
तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक सी है, आपको पता ही होगा 11th में जब आपने ऑर्बिटल पढ़ा होगा, आवर्त सारणी पढ़ा होगा। ठीक, यहाँ पे तो यहाँ पे नोट करके लिखना नोट में। ठीक, आवर्त सारणी में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक अगर याद होगा आपको कुछ इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपके पीरियोडिक टेबल बने होते हैं। ठीक, पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार से आपके ऐसे बने होते हैं, और नीचे जो होता है ये आपको पता ही, नीचे कौन होता है, एफ होता है, और ये एस होता है, और इधर का पी होता है, और जो बचा बी, सॉरी बीच में। ठीक, कुछ इस प्रकार से होगा। भावनाओं को समझिए यहाँ पे कैसे हो रहा है, पीरियोडिक टेबल अपने पास रखा करिए। ये जो होता है ये डी होता है, ये क्या होता है, डी होता है। तो आप बोलोगे कि आवर्त सारणी में एस तथा बी के बीच में, पी के बीच में कौन आता है, डी आता है। कौन आता है, डी आता है। अब ये पूछा जाता है कि ये कितने होते हैं वर्ग, अगर आपसे वर्ग पूछ लिया जाए तो यहाँ पे आप लोग क्या कहते हो, ये वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं। वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। अगर श्रेणी की बात की जाएगा तब भी आप कैसे समझेंगे, वहां पे श्रेणी में भी ये कितने होते हैं, कैसे होते हैं, सारी चीजों को, ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक, वर्ग 12 तक डी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ रही है ना, रखा गया है। आवर्त सारणी में 4 श्रेणी में, आवर्त सारणी में 4 श्रेणी में ये रखे गए हैं। कैसे रखे गए हैं, इनके 4 श्रेणी होते हैं। तो आप यहाँ पे नोट अलग से लिख सकते हो। ठीक, इनको 4 श्रेणी में बांटा गया है। कितनी श्रेणी में बांटा गया है, 4 श्रेणी में बांटा गया। ये लाइन याद रखिएगा और ये लाइन याद रखिएगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल अपने पास रखेंगे तो काफी चीजों को समझ जाएंगे कि क्या होता है। 4 श्रेणी में इनको बांटा गया है। तो पहला श्रेणी कौन होगा, दूसरा कौन होगा, पहला जो होता है वो 3D, कौन होता है, 3D श्रेणी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दूसरा कौन सा होगा, 4D श्रेणी, कौन होगा, 4D श्रेणी। फिर उसके बाद 5D श्रेणी, कौन होगा, 5D श्रेणी। और जो फोर्थ होगा वो 6D श्रेणी होगा। हमें काफी चीजों को यहाँ पे नोट करने वाली है, जिनको आप नोट करिएगा, जानिएगा। कुछ चीजों को पढ़ना भी, कुछ चीजों को आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3D श्रेणी के पूछे जाते हैं और इसके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सभी श्रेणी में 10-10 तत्व रखे गए हैं, मतलब इसमें भी 10 तत्व होंगे, इसमें भी 10 होंगे, इसमें भी 10 होंगे, इसमें भी 10 तत्व होंगे। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये सब नोट करते चलिएगा क्या होता है। तो यहाँ पे कितनी श्रेणी हो गई, 4 श्रेणी में इनको बांटा गया है। ठीक, यहाँ से कौन से शुरू होता है, 3D श्रेणी में कौन आते हैं, स्कैंडियम, कौन आता है, स्कैंडियम से ये शुरू होता है। और यहाँ पे कौन जाता है, यहाँ पे Zn। ठीक, 21 से 30 होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। कितने तत्व होते हैं बेटा, 10 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, सब में 10 तत्व होते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के नाम आएंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे, 3D। और यहाँ से कितने होंगे, यहाँ पे होते हैं Y 39 से लेके CD। स्कैंडियम होता है जो होता है 48, और इसी को हम लोग कहते हैं द्वितीय श्रेणी। क्या कहते हैं, द्वितीय संक्रमण श्रेणी। इसमें भी 10 तत्व होते हैं। कितने होते हैं, 10 तत्व होते हैं। अब बात करते हैं 5D की। अगर हम लोग 5D की बात करें तो यहाँ पे कौन आता है, लैंथेनाइट से शुरू हो जाता है, 57। ठीक, लैंथेनाइन से शुरू होता है और Hg तक जाता है। मर्क्यूरी 80 होता है, 80। ये होता है तृतीय श्रेणी। कौन होता है, तृतीय संक्रमण श्रेणी।
इसमें भी वही हाल है, 10 तत्व होंगे। अब इसकी बात कर लो 6D में, 6D किससे शुरू होता है? एक्टेनाइट से। ठीक, यहाँ पे होता है 89 AC, और यहाँ पे कितना जाता है? CN 112। ठीक, ये होता है चतुर्थ श्रेणी। कौन होता है? चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। इसमें भी वही चीज है, 10 तत्व होंगे, है ना। तो कभी कभी याद पूछ लिया जाएगा, अगर मान लीजिए एग्जामिनर को मन करेगा वो पूछ लिया प्रथम संक्रमण श्रेणी कौन से होते हैं, तो डी होते हैं, 3D। ठीक, कौन होते हैं? 3D श्रेणी के तत्व होते हैं। सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगर इसमें कोई डाउट होगा कि इसका क्या नाम है बेटा, तो इसका नाम होता है कॉपर सीएम होगा, देख लीजिएगा। ठीक, इसका यहाँ तक, तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। अब नेक्स्ट देखो कक्षक के प्रकार। ठीक, कक्षक, ऑर्बिटल की बात की जा रही है। तो आप लोग छोटे से सॉरी 11 से ही पढ़ते आए हो यहाँ पे कि कितने होते हैं? 4 होते हैं, SPDF, ये 4 होते हैं। तो कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। S कक्षक होता है, PDF। ठीक, ये 4 कक्षक होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप यही कहते हो कि 2 होते हैं। अगर इसमें पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं? 6 होते, सॉरी हाँ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो बात समझ में आ रहा होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी कितनी होती है? तो S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सारी चीजें बेसिक सी होती है। अगर इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, है ना, छोटे छोटे, और इसमें 3 होते हैं, इसमें 5 होते हैं, 5, इसमें 5 होते हैं, और इसमें कितने रहेंगे? 7 रहेंगे, 7। ठीक, और इसी प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन देखो जोड़े के रूप में रहना चाहते हैं। अगर वो नहीं रहते हैं तो उसकी अलग बात है, लेकिन वो ऐसे पेयर्ड में रहना चाहते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं। कभी कभी एग्जामिनर अगर बहुत बेसिक से क्वेश्चन बनाना होता है ना, तो वो दे देगा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कैसे भरे जाते हैं, इस प्रकार से। ठीक, या फिर इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से। अगर आप नोटिस नहीं करोगे तो जो सही लगेगा वही, तो ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार से भरे जाते हैं। ठीक, इस प्रकार से देखो इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं। सब में भर गया, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन सब में होंगे। तो ये सारी चीजें बहुत छोटी सी है, ये आता होगा आपको। तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा 3D, श्रेणी के तत्व। अब हम लोग इसको डीपली पढ़ेंगे। श्रेणी के तत्व, कौन कौन तत्व होते थे 3D के? कौन कौन होते थे यहाँ पे? तो आपको पता ही है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये सब होता है ना। ये आपका काम होगा याद रखने का। आपको अगर नहीं आ रहा है याद, तो आप कोशिश करिए कि सब कम से कम 50-60 तक तत्वों के नाम याद रखिए। पूरी पीरियोडिक टेबल रट जाएंगे तो और भी बेहतर होगा। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए सब। स्कैंडियम होता है, फिर कौन आता है? टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर एमन, मैग्नीज, फिर कौन आता है? आयरन आता है, ये 26 पे होता है। फिर कोबाल्ट आता है, फिर कौन आता है? निकिल, फिर कॉपर और जिंक। ठीक, कुछ इस प्रकार से आपके आएंगे ऐसे। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। आप कम से कम याद कर लीजिए इन सबको। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत जरूरी है। ये हो गए 30 तक के आपके तत्व हो गए सभी के। अगर आपको समझ में नहीं आता, आप इसका सबका नाम भी लिख लीजिएगा कि कौन क्या होता है। ठीक, हिंदी में नाम लिख लीजिएगा। अगर
ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में नाम लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे ये सारी चीजें, और ये सब याद होगा। अब यहाँ पर तत्व, ये इतने तत्व हो गए। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या बना लेना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग सीखेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जरूरी है। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर समस्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे याद करने का तरीका होगा कि आपको, उम्मीद करते भी हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा होगा, लेकिन कुछ चीजों को रट लो, ठीक, जान लो हो कैसे रहा है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे आने लगेगा। तो अगर हम लोग देखते हैं तो पहले 1s2 होता है, ठीक, फिर 2s2 होता है, 2p पर 6 होता है, बोलो इतना तो होता है ना। फिर कौन आता है, 3s2 आता है, फिर कौन आता है, 3p पर 6 आता है, ठीक, 3p पर 6 आता है। अब यहाँ तक देखो, अगर तुम यहाँ तक देखोगे तो कितने हो गए तत्व हमारे, सॉरी इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 10 हो गया, और ये 18 तक हो गया ना। इसके बाद जो होगा, इसके बाद तुम्हें नोट करने वाली चीजें है, तो यहाँ पे लिखना, इस यहाँ तक करने के बाद ये इतना तुम कर सकते हो, इतना करने के बाद तुम देखो यहाँ पे करना, एस बनाना, कौन एस बनाना, फिर डी और पी, ठीक, एस डी और पी बनाना, 3 3 का जोड़ा लेकर चलोगे, फिर वैसा सेम एस डी पी, ठीक है, यहाँ तक इस प्रकार से ऐसे करते रहना। अब इसके बाद फिर नीचे आ जाना, अगर कॉपी में जगह होगा तो कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन खैर नीचे आ जाएगा। अब करना क्या है, एस एफ करना, एस करना, एफ करना, डी करना और पी, ये 4 4 का जोड़ा लेकर चलो, फिर उसी तरह एस एफ डी और पी, ऐसे। अब देखो यहाँ पे, अब समझो यहाँ पे, अगर ये चीजें तुमको आगे बनाने, ये बहुत टफ तो है नहीं, सीख जाओगे, 2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। अब इसके बाद देखो 3 के बाद कौन आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 3 के बाद कौन आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 4 लगा दो, फिर उसके बाद में भी क्या लगाओ, 4 लगा दो यहाँ, और 4 में से 3 को 4 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, यहाँ पे 3 लिख दो, फिर उसी प्रकार। अब तुम तो जानते हो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरते जाओ, ये सारी चीजें। अब देखो 4 के बाद कौन आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 5 लिखो, और यहाँ पे भी 5 लिखो, 5 में से 1 घटाओगे क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 लिख दो। अब आपको ये पता है कि इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो 5 तक हो गया, 5 तक हो गया, 5 के बाद कौन आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 लिखो, और यहाँ पे भी 6 लिखो, 6 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 5, 5 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 4, इलेक्ट्रॉन को भर दो, इसमें 14 होता है, इसमें 10, इसमें 6, ठीक है। अब 6 के बाद कौन आया, 7, 7 लिखे बेटा, यहाँ पर भी 7 लिख दो। अब बताओ 7 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 6, 6 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 5 बचेगा, और सारे इलेक्ट्रॉन को भर दो, सभी इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, भर दो, है ना इजी। ये इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। अगर मैं इसमें से आपको पूछूं, इसी प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है। अब आप बाउ प्रिंसिपल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अगर ये सही लगता है तो इससे करिए, आपको बाउ प्रिंसिपल आ रहा है तो इससे करिए, बस आपको आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से मैं पूछूं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तो एग्जाम्पल के लिए अगर स्कैंडियम का बोला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, तुम इसी प्रकार से करते जाओगे, तो लिखोगे 1s2 2s2 2p पर 6, ठीक, 3s2 3p पर 6 हो जाएगा, है ना, और 4s2 हो जाएगा, और 3d 1 हो जाएगा, बोलो है कि नहीं। देखो कितने हुए, 2 4 6 10 हो गया, फिर यहाँ पे 10 और 20 21 हो गया ना, ये इस प्रकार से होगा। अगर यहाँ पे टाइटेनियम का भी बोला जाएगा, मैग्नीशियम का बोला जाएगा, जिसका भी बोला जाएगा, तो तुम यहीं पे सेम इसी प्रकार से मान लो, अगर मैंने Mn ले लिया मैग्नीशियम, तो सेम चीज यहीं पे होगा, यहाँ पे D के 1 है तो वहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि 20 तक तो यहीं पर हो रहा है। तो लिखोगे 1s2 2s2 2p पर 6 3s1 सॉरी 3s2 फिर 3p पर 6 4s2 3d 5 होगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे। लेकिन क्या हम एग्जाम में इतना करेंगे क्या, क्या हमारे पास टाइम होगा? अगर टाइम है आप कर सकते हो तो करिएगा, नहीं तो क्या करिए, एक छोटा सा, आपको पता है आर्गन 18 तक होता है कि नहीं, आर्गन 18 तक होता है, तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलो, अगर हमें करना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
कोई छोटा सा तरीका अपना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अपना सकते हैं। देखिएगा क्या करेंगे, 18 तक कहाँ तक आएगा, 2 4 6 10, फिर यहाँ तक 18 तक, यहाँ तक आपका क्या आ जाएगा बेटा, 18 तक। तो आप क्या करोगे, लिख दो। अगर हमें इसको करना होगा 25 है, mn का ही करना होगा, 25 है बेटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, AR लिख देंगे, आर्गन, आर्गन का 18 होता है। अब बचा कौन, 4s2 और 3d5, बस इतना कर दो, ये आपका आसान हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, आपको जैसा लगे वैसा कर दो। इसी प्रकार से आप स्कैंडियम का भी कर सकते हो। AR 18 होता है आर्गन, फिर 4s2 होता है, और यहाँ पे 3d1 हो जाएगा। यहाँ पे कौन हो जाएगा, 3d1 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपसे ऐसे ही होंगे। तो आप अपनी कॉपी में सभी का क्या करिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा सबका, यहाँ तक नोट कर लीजिए। आ जाओ, और भी एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग सीखें, और भी अगर हमारे पास एग्जाम्पल हो, तो हम कैसे करेंगे, निकिल ले लो, ठीक। निकिल का कितना होता है, 28 होता है ना, निकिल का कितना होता है, 28 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा, तो AR लिखोगे, ठीक, 4s लिखोगे, 2 लिखोगे यहाँ पे, ठीक, 4s2, तो 20 हो गया। अब बचा कितना, तो ये 3D में कितना जाएगा, 8 जाएगा कि नहीं, बोलो, 3D में कितना चला जाएगा, 8 चला जाएगा, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, किसके लिए, कोबाल्ट के लिए ले लें। कोबाल्ट का कितना होता है, 27 होता है। कोबाल्ट का कितना होता है, 27, तो यही लिखोगे, AR लिखोगे, 4s2 3d7, 3d कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आ रहा होगा। आयरन की बात कर लो, 26 होता है आयरन, आयरन 26 होता है, तो AR 4s2 3d6, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ध्यान देने वाली कौन सी बात है, ध्यान देने के लिए आपके पास होगा कौन, CR 24 एक्सेप्शन है, ठीक। कौन है ये, एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन क्यों होता है, कॉपर यहाँ पे क्या है, सॉरी क्रोमियम क्या है यहाँ पर, एक्सेप्शन। अब सुनो यहाँ पे, इसके लिए अगर हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, AR करोगे, 4s2 करोगे, और 3d क्या कर दोगे, 4 करोगे। हम लोगों के हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, तो ये नहीं होता है। इसका जो सही आंसर होता है वो ये होता है, AR 4s1 3d5 होता है। क्या होता है, 3d5 होता है, ये होता है इसका आंसर। तो आप अपनी कॉपी में दोनों को लिखिएगा, इसको भी, इसको गलत कर दीजिएगा, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि कौन गलत है और कौन सही है। ये सही होता है, ये सब एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। ये क्या है, एक्सेप्शन है। कॉपर यहाँ पे, सॉरी क्रोमियम यहाँ पे एक्सेप्शन है, और इसके बाद कॉपर भी होता है। एक्सेप्शन में कौन आता है, कॉपर भी आता है, कॉपर भी इसी कैटेगरी का है। अगर हम लोग कॉपर का करेंगे तो कितना होता है, 29 होता है, ठीक। परमाणु क्रमांक इसका 29 होता है। तो आप करोगे, AR करोगे, 4s2 करोगे, 3d कितना कर दोगे, 9। ये हम लोगों के अकॉर्डिंग होगा, जबकि एक्सेप्शन है तो ये होगा नहीं। तो यहाँ पर आएगा AR 4s2 3d10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। ये दोनों एक्सेप्शन है, याद कर लीजिएगा इसको, ये भी एक्सेप्शन है। और ये एग्जामिनर का फेवरेट होता है, जो चीजें एक्सेप्शन होती है ना, एग्जामिनर को फेवरेट होता है, वो वही क्वेश्चंस पूछ ले जाता है। सिंपल सी पूछ ले जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ, ठीक, या फिर कुछ और पूछ ले जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चंस भी कराया जाएगा, तो आप परेशान नहीं रहिएगा। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, 4D श्रेणी, 4D श्रेणी के तत्व, ठीक। 4D श्रेणी के तत्वों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन एक्सेप्शन है, क्या है, कैसे है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन तत्व हैं उसको नोट करिएंगे पहले। ये आपके यहाँ तक 4D श्रेणी के तत्व हो गए, ठीक है, सब तत्व हो गए। आपको पता भी होगा कितने कितने होते हैं, 10 10 होते हैं सब। तो यहाँ तक इसके तत्व हो गए हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। आ जाओ, याट्रियम के हम लोग करते हैं, ठीक। नाम भी लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। याट्रियम को हम लोग करेंगे तो क्या होता है, 39 होता है इसका एटॉमिक नंबर, इसका कितना होता है, 39। आ जाओ करते हैं, 1s2 2s2 2p पर 6 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, 3s2 3p पर 6 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा,
4s2 3d कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 3d कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कितने हो गए, यहाँ तक 10 हो गया, यहाँ तक 10 हो गया, यहाँ तक भी 10 हो गया, 30 हो गए। हमारे पास और कितने चाहिए 9 चाहिए। कितने चाहिए 9 चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4p 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा बताओ, यहाँ पे s कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5s2 हो जाएगा और 3d 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सॉरी 4d आएगा, यहाँ पे याद रखिएगा 4d 1 हो जाएगा। इतना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो क्या आप इतना करोगे, तो अब इसका हम लोग करेंगे अगर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी करते हैं तो अगर देखो यहाँ से 4s2 2p पर 6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p पर 6, 4s2 3d 10, 4p पर 6, 5s2 4d कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4d कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 40 है ना। अब काउंट करते हैं, देखो यहाँ तक कितना होगा 10, ठीक, यहाँ तक भी कितना होगा 10, 20 हो गया, यहाँ तक कितना होगा 10 है तो 30 हो गया। अब यहाँ पे देखो कितना हो गया, ये 40 हो गया, यहाँ तक 40 हुआ कि नहीं, तो ये पूरा पूरा 40। तो क्या हम इतना लंबा करेंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, हमें भी बिल्कुल इसी तरह से करना होगा आर्गन से। तो 36 तक, देखो कहाँ तक 36 है, यहाँ तक शायद 36 होगा, काउंट करो कितना हो जाएगा 10, 20, 30 और 36। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है क्रिप्टान होता है, के आर कितना क्या होता है क्रिप्टॉन, इसी को हम लोग के आर से नाम से जानते हैं। ये कितना कितना होता है 36 होता है, क्या होता है 36 होता है। तो अगर मान लो हमें इसका लिखना होगा, इसका लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे के आर कर दे 36, फिर उसके आगे क्या करेंगे 5s2 कर देंगे, इसके लिए है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे कितना होगा 4d कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4d कितना होगा 3 होगा। लेकिन लेकिन याद क्या करने वाली है कि कौन एक्सेप्शन है, हम लोगों के अकॉर्डिंग तो ये सही है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये क्या है एक्सेप्शन है। तो इसका राइट जो होगा वो हो जाएगा, राइट आंसर इसका इस प्रकार से आएगा के आर 5s1 4d सॉरी 4d यहाँ पे क्या होगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर ले जाएंगे। देखो कौन कौन से एक्सेप्शन है, ये आपका एक्सेप्शन होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक, फिर उसके बाद ये भी होता है, ये भी होता है और ये, ठीक। ये सारे एग्जाम में क्या कहते हैं कई बार पूछे जाते हैं, ये सब एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। एक्सेप्शन कौन कौन सा है आप कर सकते हैं, जो जो मैंने जहाँ जहाँ पे ये पॉइंट किया है सब इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्शन भी है, तो सबसे एक्सेप्शन इसी में आता है। तो एक्सेप्शन वाली चीजें हमें याद रखनी होगी। तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संक्रमण तत्व, ठीक, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं इम्पोर्टेंट कर लेना, पूछ लिया जाता है और क्वेश्चंस भी इसी से आते हैं कि संक्रमण तत्व होता क्या है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि संक्रमण तत्व होता किसे कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आ भी रहा होगा, और नहीं भी आ रहा होगा तो बहुत ज्यादा इसमें परेशान मत होना कि हमें क्यों नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, आप इसमें बोलोगे कि वे सभी तत्व जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बोलो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो आप लिखोगे वे सभी तत्व जिनके जिनके डी कक्षक में अंतिम
डी कक्षक में अयुग्मित लिखो, अंतिम में मत लिखो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है कि वे सभी तत्व जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या कहलाएगा, संक्रमण तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संक्रमण तत्व कहलाता है। तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा। डी का मतलब देखो, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास इस प्रकार से रहते हैं। तो इसमें ऐसे 5 छोटे छोटे डिब्बे होंगे, ठीक, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। बोलो हाँ या ना। अगर मान लो किसी भी तत्व का ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं और पूरा पूरा डिब्बा भरा हुआ है सर, तो वो संक्रमण तत्व नहीं होंगे। अगर एक भी ऐसे हुआ, ऐसा हुआ, कुछ भी हुआ, खाली रहा अनपेयर्ड, तो वो संक्रमण तत्व होंगे। वो क्या होंगे, संक्रमण तत्व होंगे। अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो स्कैंडियम को ले लेते हैं। स्कैंडियम सर 21 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो Ar, ठीक, Ar करेंगे, 4s क्या करोगे, 2 कर दोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, 3d1, यही होता है ना। अब डी में देखो, इस प्रकार से ऐसे बनाओगे, ठीक, इस प्रकार से बनाओगे और डी इलेक्ट्रॉन भर दोगे। अब कुछ नालायक ऐसे भी गलती करेंगे, क्या एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बनाए, ये सब मिटा दे, नहीं करना है, सभी को बनाना है, सभी को भरना है, ठीक। इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्कैंडियम में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने हैं, एक है। कितने हैं, एक है। अगर मैं Mn की बात करूं, मैग्नीज की बात करूं, 25 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, Ar आएगा, ठीक, ऑर्गन है 4s2 3d 5 हो जाएगा। 3d कितना होगा, 5 होगा। अब इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरो, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, भरना है, सभी में एक एक भरना है। ये सारी चीजें बहुत बेसिक है, सब पढ़े हो कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और क्वेश्चंस भी यहीं से पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, Zn की बात करूँ, Zn का कितना होता है, 30 होता है। कितना होता है, 30 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं Ar, ठीक, 4s2 3d 10 हो जाएगा। 3d कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, कॉन्फ़िगरेशन में, सॉरी डिब्बे में फिल करते हैं। तो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दो, सब में क्या कर दो, 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दो। तो क्या ये संक्रमण तत्व है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो लिखोगे Zn संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक, Zn संक्रमण तत्व नहीं है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा क्यों नहीं है, तो बोलोगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। इसमें सभी क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है, संक्रमण तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ तक। अब यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज में जो चीज पढ़ाया गया, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।